वेलकम बैक टू द मरीन वेल्स। और दोस्तों, जैसा कि आपने डेक 1 से लेके डेक 4 तक ऑलरेडी सब मशीनरीज पढ़ चुके हैं, तो ये जो मशीनरीज है वो अपर डेक विद एन अकोमोडेशन। विद एन अकोमोडेशन का मतलब ये कि अपर डेक जो कि हम लोगों का मेन डेक है, वहां पर ये एक सेपरेट रूम होता है और वहां पर कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज या फिर कौन कौन से ऐसे रूम है जो कि इंजन रूम से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रूम आपको देखने को मिलेगा वो है जिम एंड टीटी रूम। यहाँ पे आप आपके फ्री टाइम में आपने बहुत सारा काम कर दिया शिप पे, अब आप थक चुके हो या फिर जब भी आपके पास में टाइम है तब आप इस रूम में जाके अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है इस रूम में। फिर दूसरा रूम जो है वो इंजीनियर्स स्टोर रूम। अब इंजीनियर्स स्टोर रूम में आपको चीजें जो देखने को मिलेगी वो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स है। जैसे कि ग्राइंडिंग प्लेट आप ले लो, आप स्क्रू ले लो, नट्स ले लो, कॉटन रैग ले लो। ऐसी बहुत सारी जो चीजें होगी जो कि अपने बेसिक डेली टू डेली लाइफ में, इंजीनियर्स की डेली टू डेली लाइफ में वो आइटम्स काम में आती है। तो वो उसका जो स्टोर है वो इंजीनियर्स स्टोर रूम में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, जो तीसरा रूम है वो इंजीनियर्स चेंजिंग रूम। तो इंजीनियर चेंजिंग रूम में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कैबिन से आते हैं, तो कैबिन में आप यूजुअली अपना बॉयलर सूट लेके नहीं जाते। लेके अगर जाते भी है तो आपके बॉयलर शूज, आपका सेफ्टी हेलमेट, ये सब आपके साथ में आपके कैबिन में नहीं होते। तो आपको अपने कैबिन से इंजीनियर्स चेंजिंग रूम में आना है। अपने शेल्फ में आपको अपना बॉयलर सूट, अपने बॉयलर शूज, अपने सेफ्टी गॉगल्स, अपना सेफ्टी हेलमेट, ये सब कुछ पहनने के बाद में आपको ये डोर खोलना पड़ेगा। और ये डोर जो होता है बेसिकली फायर डोर होता है। इस डोर को खोलने के बाद में आप सीधा इंजन रूम में एंट्री कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इंजन रूम में जो एंट्री होती है वो एंट्री बेसिकली होती कहां से। तो बेसिकली अपर डेक से एंट्री होती है वाया इंजीनियर्स चेंजिंग रूम। तो यहां से आप इंजन रूम में एंटर हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसका नाम है हाइड्रोलिक ऑयल ऑपरेटिंग मशीनरी रूम। तो ये जो बेसिकली कंपार्टमेंट है इसमें आपको एक हाइड्रोलिक ऑयल टैंक देखने को मिलेगा जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग स्टोर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उस ऑयल का पर्पस क्या है। और ये दो यहाँ पे आपको पंप देखने को मिलेंगे, 1 और 2। तो एक पंप, जैसा कि मैंने बोला, एक पंप बहुत पहले भी बोल रखा है कि एक पंप जो होगा वो स्टैंड बाय में रहेगा और एक पंप जो होगा वो यूज में रहेगा। तो अब इस चीज का काम क्या है, ये हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक ऑयल टैंक कहां पर यूज होते हैं। दोस्तों, आपको डेक 1 से लेके डेक 4 तक ऑलरेडी बता दिया गया है कि न्यूमेटिक सिस्टम शिप पर होते हैं। मतलब न्यूमेटिक वाल्व्स होते हैं, मतलब वैसे वाल्व जो कि आपकी एयर से कंट्रोल होते हैं। आपने बहुत सारे, जैसे कि आपके घर पे वाल्व है, जैसे कि टैप वाटर का जो वाल्व है उसको आप क्या करते हैं, हाथ से खोलते हैं, तो वो मैनुअली ऑपरेटेड है। तो यहाँ पर जो ये जो शिप पर जो होता है वो मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होता, क्योंकि वाल्व्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं तो आप उनको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए हम कंट्रोल सिस्टम में हम न्यूमेटिक एयर से इन वाल्व्स को ऑपरेट करते हैं। तो उसी टाइप से कुछ वाल्व्स को हाइड्रोलिकली भी ऑपरेट किया जाता है। मींस इन पंप के प्रेशर को यूज करके आप उस वाल्व को इधर क्लोज कर रहे हो या फिर आप उसको ओपन कर रहे हो। तो ये बेसिक काम है इस हाइड्रोलिक ऑयल का। तो शिप पे बहुत सारे ऐसे वाल्व्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड का मतलब ये है कि आप बेसिकली उस ऑयल को यूज कर रहे हो वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है वो है फोम रूम। फोम रूम ये कंपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे स्विचेस और पैनल्स होते हैं और क्यूसीवी क्विक क्लोजिंग वाल्व की एयर बोतल रखी हुई होती है और वहां पर क्विक क्लोजिंग वाल्व का कैबिनेट होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं ये क्या चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये जो पैनल है ये होता है रिमोट स्टॉप फॉर ऑल ऑयल हैंडलिंग मशीनरी। ये रिमोट स्टॉप का मतलब ये है कि मान लो कि शिप पर अगर आग लग जाती है इंजन रूम के अंदर, तो आप मैनुअली किसी मशीनरी के पास जाके आप वो चीजें ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको किसी मशीनरी जो कि ऑयल हैंडल कर रही है उसको स्टॉप करना है, तो आप पर्टिकुलर उस मशीनरी के लोकल में जाके वो मशीनरी कैसे आप ऑफ कर पाओगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फायर लग चुकी है। तो उस केस में आप इसको रिमोटली यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा, ये जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, ये जितनी भी पर्टिकुलर मशीनरीज है वो आपके अकोमोडेशन, मतलब जो अकोमोडेशन पर है, इसका मतलब ये है कि वो जो मशीनरी वो अपर डेक पर है, मेन डेक पर है। तो मेन डेक पर है तो ये सब कुछ आप वहीं से आपको ऑपरेट करना है। अब जो दूसरा जो पैनल है वो है रिमोट स्टार्ट फॉर ऑल फायर पंप्स। अब जैसे कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में आप लोकल में जाकर फायर पंप को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो फायर पंप होता है वो डेक 4 पर होता है।
तो किसी इमरजेंसी कंडीशन पे आपको डेक 4 पर आने का काम नहीं है, आप सीधा फोम रूम में जाके रिमोट स्टार्ट फॉर ऑल फायर पंप्स, आप उस पैनल में जाके आपको कौन सा फायर पंप स्टार्ट करना है, नंबर 1 नंबर 2, आप सीधा यहीं पर जाके वो फायर पंप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पैनल है वो है फायर अलार्म पैनल। फायर अलार्म पैनल में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है कि शिप पर सिस्टम ऐसे डिजाइन होता है कि कहीं पर्टिकुलर एरिया में अगर फायर लगती है ना तो वो हमको इंडिकेशन देता है कि फायर कहां पर लगी हुई है। मान लो कि आपके मेन इंजन के आसपास फायर लग रखी है, तो इस फायर अलार्म पैनल में बताएगा कि आपकी फायर कहां लग रखी है। जैसे कि ऑक्सिलरी इंजन के पास में फायर लगी है तो आपको बताएगा कि यहाँ पे ऑक्सिलरी इंजन के पास फायर लगी है। और ये बताता कैसे, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर मशीनरीज के ऊपर में बहुत सारे फायर सेंसर्स होते हैं, तो जो सेंसर एक्टिवेट हुआ है उसका सिग्नल यहाँ पर आता है और हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर फायर लग रखी है। तो ये फायर अलार्म पैनल हमको यहाँ पर अलार्म भी देगा और बताएगा भी हमको कि कहां पर फायर लग रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे। अब जो नेक्स्ट मशीनरीज है, मशीनरी नहीं कहूंगा मैं इसको, बेसिक स्विचेस कहूंगा, वो स्विच है, ये बेसिक 3 स्विच है, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। ये 3 स्विच है, ये है रिमोट स्टॉप फॉर ऑल इंजन रूम फैंस। अब जैसे कि इंजन रूम में फायर लग गई, ठीक है, आप वहां जाके पर्टिकुलर फैन स्टॉप नहीं कर सकते। अब मैं कौन से फैन की बात कर रहा हूं ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कौन से फैन की बात कर रहा हूं। इंजन रूम में कौन से फैन होते हैं, जैसे कि हमारे रूम में तो सीलिंग फैन होते हैं, क्या इंजन रूम में भी वैसे फैन होते हैं? हम लोगों को काम करने के लिए ऊपर फैन चल रहा है, नहीं, उसके लिए नहीं होते। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा मैं किस फैन की बात कर रहा हूं, तो उन फैन को आप सीधा यहीं से स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि फायर के कंडीशन में अगर आप इंजन रूम के फैन को ऑफ नहीं करते तो वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो, तो आपकी फायर बुझने की बजाय आपकी फायर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिमोट स्टॉप फॉर ऑल इंजन रूम फैन, मतलब मैंने इस पुश बटन को प्रेस किया, इंजन रूम में जितने भी फैन है सभी फैन एक साथ में ऑफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मैं फायर को कंट्रोल करने में मैं हेल्प कर रहा हूं, मतलब ये जो स्विच है वो हेल्प कर रहा है फायर को कंट्रोल करने के लिए। अब जो दूसरा स्विच है वो है रिमोट स्टॉप फॉर पंप रूम फैन। अब पंप रूम में भी फैन होते हैं, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा मैं पंप रूम में किस फैन की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली पंप रूम जो होता है ऑयल टैंकर में, उसमें आपका एक एग्जॉस्ट फैन रहता है, एक सप्लाई फैन रहता है। मतलब ये मान लेते हैं कि हम एक कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट के ऊपर एक फैन रहता है, ताकि जो पंप रूम में जितने भी वेपर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि बेसिकली वहां पर जो है वो ऑयल की मोटर्स लग रखी है, ऑयल की पंप्स जो लग रखे हैं, तो उसके अंदर पंप्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर लीकेज होता है तो उसकी वेपर्स बनती रहती है। तो एक सप्लाई फैन रहता है जो कि कंटिन्यूस उसके अंदर एयर पुश करता है, और एक एग्जॉस्ट फैन रहता है जो उसी एयर और वेपर के मिक्सचर को बाहर थ्रोन आउट करता है। उस कंडीशन में भी यहाँ पर रिमोट स्टॉप फॉर पंप रूम फैंस दिया हुआ, मतलब मैं सीधा यहीं पे जाके उन फैन को स्टॉप कर सकता हूं इन केस ऑफ फायर। अब सपोज कि अगर फायर लगी हुई है और वो फैन भी चल रहे हैं, तो अब क्या होगा, फायर बहुत ही मेजर हो जाएगी। मेजर क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो। किसी भी फायर को अगर आप कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो फायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो मैं फैंस को मैं फोम रूम से ही स्टॉप कर सकता हूं सीधा। अब जो तीसरा जो स्विच है वो है रिमोट स्टॉप फॉर और अकोमोडेशन स्पेस फैन। सेम यूज, बस खाली जगह चेंज है, अकोमोडेशन फैंस। तो अकोमोडेशन स्पेस में जितने भी फैंस है उन सबको एक ही स्विच से ऑफ किया जा सकता है, और उस स्विच का नाम है रिमोट स्टॉप फॉर अकोमोडेशन फैन। चलो अब नेक्स्ट मशीनरी पे जाते हैं। जो नेक्स्ट मशीनरी या फिर जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो, अब जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है एससीबीए। एससीबीए की फुल फॉर्म होती है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस। डिटेल में नहीं बताऊंगा इसका कहां पे यूज होता है, क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर और वीडियोस बनेगी। तो मैं आपको इतना बता देता हूं, यहाँ पर फोम रूम के अंदर यहाँ पर वेरियस हुक्स होते हैं जहां पर आपको एससीबीए मिलते हैं। मतलब इन केस ऑफ फायर, मान लो कहीं पे अगर इंजन रूम में फायर लग चुकी है तो आपको एससीबीए कहां पर मिलेंगे, आपको एससीबीए यहाँ मिलेंगे। आपको भागते हुए आना है फोम रूम में, यहाँ से एससीबीए पिकअप करना है, चेक करना है उसका प्रेशर चेक करना है, और एससीबीए डाउन करने के बाद में आपको पर्टिकुलर जहां पर फायर लगी हुई है वहां पर आप जा सकते हो। तो बेसिकली जो एससीबीए होते हैं वो फोम रूम के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एससीबीए कहां पर स्टोर किए जाते हैं। तो अब शायद आपको पता चल चुका होगा कि जो एससीबीए स्टोर होते हैं वो फोम रूम के अंदर स्टोर होते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है फोम टैंक। फोम टैंक इसलिए है क्योंकि
आपको पता होगा कि जो ऑयल टैंकर होता है उस पर अगर फायर लग जाती है तो हम कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। तो ये भी बेसिकली एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, फोम होता है और फोम की कंसंट्रेशन होता है, मतलब फोम का कंसंट्रेशन होता है और हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर वाटर सप्लाई करते हैं फायर पंप से और फिर यहां से एक आउटलेट लेके जाता है फोम मॉनिटर्स पे। अब ध्यान से सुनना, फोम मॉनिटर्स कहां होते हैं, फोम मॉनिटर्स जो होते हैं वो आपके जो ऑयल टैंकर का डेक होता है उस पे हर 20 टू 25 मीटर के बाद में फोम मॉनिटर्स होते हैं। तो फोम मॉनिटर्स मतलब वो मॉनिटर होते हैं जहां पे आपको मैनुअली जाना पड़ेगा, उस फोम मॉनिटर को पकड़ के आपको उसको डायरेक्शन चेंज करके जहां पर फायर लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो और फिर उस फोम मॉनिटर से फोम बाहर निकलता है और जो फोम बाहर निकलेगा वो जहां पर भी फायर टेक प्लेस हुई है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर ऑयल टैंकर है तो जो डेक पर जो फायर लगी वो ऑयल से ही लगी होगी, तो वो एक फोम की लेयर बन जाएगी ऑयल के ऊपर और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं कि ये एक्चुअल वर्क कैसे करता है। तो ये जो फोम टैंक है इसके अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन रहता है फोम का। मान लेते हैं कि अगर 1% कंसंट्रेशन है तो 12% जो होगा वो वाटर होगा। तो यहां से क्या होता है, बेसिकली मैं इसमें से आपको पता होगा कि वैक्यूम फिनोमिना रहता है। तो यहां से मैं अगर आपको फायर पंप से मैं अगर वाटर सप्लाई करूं और ये अगर यहां से अगर सक्शन लेगा और ये जो इनलेट है वो फोम मॉनिटर में जाता है, तो मैंने जैसे यहां से फायर पंप स्टार्ट किया तो यहां से वाटर सप्लाई करेगा, हाई प्रेशर वाटर सप्लाई करेगा फोम मॉनिटर को, और जब वो वाटर सप्लाई करेगा तो यहाँ पर वैक्यूम बनेगा और ये वैक्यूम जो है वो कंसंट्रेशन को सक करके लेके जाएगा और साथ में कंप्लीट फोम बन जाएगा और वही फोम आपको फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेगा। तो इस फोम टैंक के अंदर सिर्फ कंसंट्रेटेड फोम रहता है, ना कि फोम रहता है। फोम तो एक्चुअली जो मॉनिटर होता है फोम मॉनिटर, वहां पर एक्चुअल फोम क्रिएट होता है वाटर और कंसंट्रेशन की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको। अब जो नेक्स्ट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज है एयर बोतल फॉर क्यूसीवी एंड क्यूसीवी कैबिनेट। अब बेसिकली होता क्या है कि आपका हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि सेटलिंग टैंक है, ठीक है। अब सेटलिंग टैंक के आउटलेट पे क्विक क्लोजिंग वाल्व लगा हुआ है। अब जो क्विक क्लोजिंग वाल्व लगा हुआ है, अब मेरी क्या हो गई कि फायर लग गई, तो अब मैं वहां जाके तो क्विक क्लोजिंग वाल्व बंद नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि इंजन रूम में ऑलरेडी फायर लग चुकी है। मैं वहां कैसे जाऊंगा? तो अब इस क्विक क्लोजिंग वाल्व को ऑपरेट कैसे करना रहा, इस क्विक क्लोजिंग वाल्व को क्लोज कैसे करना रहा ताकि ऑयल दूसरी पाइपलाइन से जाके कहीं और फॉरवर्ड न जाए। तो अब दोस्तों इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना कि ये जो क्यूसीवी कैबिनेट है, एज सून एज मैं क्यूसीवी कैबिनेट को खोलता हूं, जैसे मैं क्यूसीवी कैबिनेट को खोलूंगा तो एक इंटरलॉक होता है, जिस इंटरलॉक से इंजन रूम के जितने भी फैन है वो सब बंद हो जाएंगे। हाँ, यहां पर आपने देखा कि रिमोट स्टॉप फॉर इंजन रूम फैन, आप यहां से तो ऑपरेट कर ही पाओगे उसको फैन को, फिर भी एक ऑल्टरनेट सेफ्टी दी हुई है कि जैसे ही आप क्यूसीवी कैबिनेट को आप ऑपरेट कर रहे हो, खोल रहे हो उस कैबिनेट को, सिर्फ आपने खोला है उस कैबिनेट को, उससे जितने भी इंजन रूम के फैन है सब ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये भी एक सेफ्टी इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए आप क्विक क्लोजिंग जो कैबिनेट है उसको खोल रहे हो। उसको जैसे ही आप खोलोगे तो रिमोटली सब जितने भी इंजन रूम में फैन है वो सब स्टॉप हो जाएंगे। अब आपने इस कैबिनेट को खोल दिया, कैबिनेट के अंदर क्या मिलेगा? कैबिनेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कैबिनेट के अंदर सिर्फ एक 3-वे वाल्व है। अब ध्यान से सुनना, ये 3-वे वाल्व है। 3-वे वाल्व का पर्पस क्या है? इस कैबिनेट के अंदर एक 3-वे वाल्व दिया हुआ है, ठीक है। इसका पहला कनेक्शन आता है एयर बोतल फॉर क्यूसीवी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि शिप पे जितने भी वाल्व है या तो वो न्यूमेटिकली ऑपरेट होते हैं या फिर वो हाइड्रोलिकली ऑयल से ऑपरेट होते हैं। तो अब जो क्यूसीवी जो है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को एयर चाहिए उसके लिए। तो एयर कहां से आएगी? एयर इंजन रूम की मेन एयर बोतल से तो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फायर लग चुकी है। हाँ, तो इसके लिए एक सेपरेट एयर बोतल होती है, वो है एयर बोतल फॉर क्यूसीवी। तो हाँ दोस्तों, जो इस 3-वे वाल्व के जो कनेक्शन है वो मैं भी बताने वाला हूं। तो जो पहला कनेक्शन है वो आता है एयर बोतल फॉर क्यूसीवी से, और दूसरा जो कनेक्शन है वो आपके जाएगा इंजन रूम के फनल फ्लैप्स पर। मैं बताऊंगा फनल फ्लैप्स क्या होते हैं। और जो तीसरा कनेक्शन है यहीं से फॉरवर्ड जो जाएगा वो जाएगा इंजन रूम में। इंजन रूम में डेक 1 पर जितने भी ऑयल हैंडलिंग टैंक्स है, डेक 2 पर जितने भी ऑयल हैंडलिंग टैंक्स है और डेक 3 पर जितने भी ऑयल हैंडलिंग टैंक्स है, उन सबके लिए एयर यहां से जाएगी उन क्विक क्लोजिंग वाल्व को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो कनेक्शन है वो है बेसिकली एयर वेंट वाल्व,
ये है एयर वेंट वाला। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, फनल फ्लैप्स क्या होते हैं। फनल फ्लैप्स ये होते हैं कि बेसिकली जो आपका जो इंजन रूम में जहां से फनल है, जहां से एग्जॉस्ट गैसेस सब बाहर जा रही है, तो वहां पे बेसिकली फ्लैप्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन फ्लैप से भी तो एयर अंदर आ सकती है ना इंजन रूम के अंदर। मान लो कि इंजन रूम के अंदर अगर ऑलरेडी फायर लग रखी है और मैंने मान लो फनल फ्लैप्स क्लोज नहीं किए, मैंने सब फैन तो मैंने क्लोज कर लिए, लेकिन उस फनल फ्लैप से भी तो एयर आ सकती है ना। तो उन जो फ्लैप्स को है वो उन फ्लैप्स को ये क्यूसीवी का जो एयर बोतल जो है उसके अंदर जो एयर है वही इस फनल फ्लैप्स को भी क्लोज करती है, और वही एयर आगे जाके जितने भी ऑयल हैंडलिंग टैंक्स है जिनके पास क्यूसीवी लगा हुआ है उन क्यूसीवी वाल को क्लोज करता है। तो भी क्यूसीवी वाल क्लोज कैसे होता है ये जरा समझने की कोशिश करना आप, कि यहां पर क्या होता है कि स्प्रिंग होती है जो कि लीवर को होल्ड करके रखती है, और एक पिस्टन होता है। तो जैसे ही इस एयर का प्रेशर जाता है तो लीवर उस स्प्रिंग को अनहोल्ड कर देता है, और अनहोल्ड करने से होता क्या है कि वो पिस्टन नीचे गिर जाता है और वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है क्यूसीवी। अब जो आपका ऑयल है मान लो सेटलिंग टैंक है, तो अब सेटलिंग टैंक से बाहर कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्यूसीवी ने उसे वहीं पर रोक दिया, क्यूसीवी वाल्व क्लोज हो चुका है। और क्लोज कहां से किया? क्लोज हमने इसको फोम रूम से किया, इंजन रूम में जाने का काम ही नहीं। अब मान लो दोस्तों फायर वगैरह सब कुछ एक्सटिंग्विश हो चुकी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विश हो चुका है तो फायर एक्सटिंग्विश होने के बाद में आपको एक बार अंदर जाके आपको जो भी फायर टीम्स आपने जो बनाई है, जो भी कैप्टन मास्टर जो फायर टीम बनाता है, फायर टीम 1 और 2, 1 का जो इंचार्ज होता है वो सेकंड इंजीनियर होता है, और 2 का जो इंचार्ज होता है वो चीफ ऑफिसर होता है। तो आपको एक बार जाके कंफर्म करना पड़ेगा इंजन रूम के अंदर जाके कि हाँ एक्चुअल में फायर एक्सटिंग्विश हो चुकी है, कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है। उसके बाद में सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी, इंजन रूम के जो एग्जॉस्ट फैन है वो स्टार्ट करने पड़ेंगे। एग्जॉस्ट फैन का मतलब क्या? कि वो फैन जो इंजन रूम के ऊपर लगे हुए और जो अंदर का जो स्मोक है उसको बाहर की तरफ, उसको अंदर से सोक करके बाहर थ्रोन आउट करेगा, तो वो होते हैं एग्जॉस्ट फैंस। तो एग्जॉस्ट फैन का काम ये होता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ कि इस पूरी पाइपलाइन के अंदर तो एयर है, अब वो एयर कहां जाएगी? अब उस एयर को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि अपन सिस्टम जो है वो फिर से ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एयर वेंट दिया हुआ होता है, इस 3 वे वाल्व को थोड़ा सा और घुमाएंगे 90 डिग्री में, तो जितनी भी इस लाइन में एयर है वो सब कुछ ड्रेन हो जाएगी और सिस्टम अपना ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे। दोस्तों हमारे जितने भी डेक्स है, डेक 1 से लेके डेक 2, डेक 3, डेक 4, या आप जो है हमारे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं, themarinewails.blogspot.com। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा और नाइसली वेल एक्सप्लेन किया गया है वहां पर भी। चलो अब नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है फायर स्टेशन, फायर मस्टर स्टेशन 1 और फायर मस्टर स्टेशन 2। अब मस्टर स्टेशन का मतलब क्या है? कि मस्टर स्टेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप इंजन कैडेट है, डेक कैडेट है, पहली बार शिप पे गए, तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है कि आपको जाके वेरीफाई करना पड़ता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको कौन से मस्टर स्टेशन पे आपका नाम है। अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से मस्टर स्टेशन पे जाना है, 1 पे जाना है, 2 पे जाना है? तो वो आपको पता चलेगा कि फायर कहां पर लगी है। तो जो पहला मस्टर स्टेशन होता है वो अकोमोडेशन स्पेस के अंदर होता है, और दूसरा जो मस्टर स्टेशन होता है वो पूप डेक पे होता है। पूप डेक का मतलब ये होता है जो कि आफ्ट पार्ट ऑफ द शिप है, वहां पर ये मस्टर स्टेशन होता है। तो अगर हम लोग को वॉइस या फिर वर्बल पे अगर नोटिस मिलता है कि सब लोगों को मस्टर स्टेशन 2 पे आना है, तो आपको कोई भी इमरजेंसी हो, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, तो आपको फायर मस्टर स्टेशन 2 पे जाके रिपोर्ट करना, फिर वहां से आपको आगे के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो चीज है यहाँ पर लिख रखा है एलिवे, ये आपको दिख रखा होगा, ये कॉरिडोर की तरह काम करता है, जैसे आपने अपने घर पे भी देखा होगा या फिर आपके हॉस्टल्स में भी होते हैं। तो ये बेसिकली कॉरिडोर है, तो इसको हम शिप पे कॉरिडोर नहीं बोल के हम बोलते हैं एलिवे। और यहाँ पे एग्जिट टू द अपर डेक, इस एलिवे का अगर आप गेट खोलोगे तो यहाँ पे आप अपर डेक मतलब जो मेन डेक है वहां पर आप एक्सेस कर सकते हो। मेन डेक मतलब आप अकोमोडेशन एरिया से आप बाहर जा पाओगे। अब जो दोस्तों नेक्स्ट रूम हम लेते हैं वो है मीट रूम, फिश रूम, वेज रूम और ड्राई प्रोविजन रूम। इसका जो अलग आपको बताया जाएगा अलग लेसन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको बहुत ज्यादा नाइसली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं हम हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये रूम कहां पर लोकेटेड होते हैं, क्या क्या काम होता है इन रूम का। तो ये बेसिकली मीट रूम है, ये फिश रूम है, ये वेज रूम है।
और ये उनके इवापोरेटर्स दिए हुए। इवापोरेटर्स का मतलब ये होता है कि इवापोरेटर्स वो कॉइल होती है जिसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में रन करता है, और पीछे उसके फैन होता है जो फैन उसको एयर डालता है ताकि आपका पूरा रूम जो है वो ठंडा रहता है। तो ये उनकी इवापोरेटर है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा। अगर आपको इवापोरेटर देखने कहां पर होते, तो आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें जो हम लोग का जो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर, वहां पर जाके देखना आपको बहुत सारी ऐसे ऐसे कॉइल्स दिखेगी। इस वे में आपको कॉइल्स दिखेगी, इस वे में आपको कॉइल्स दिखेगी। तो ये जो कॉइल्स होती है वो इवापोरेटर होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर फैन तो होता ही नहीं, आपने बोला यहाँ पर तो पीछे फैन रहता है एयर डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में फैन नहीं दिखेगा। हाँ, फैन नहीं दिखेगा क्योंकि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन जो हमारे घर पर जो रेफ्रिजरेटर होता है वो बहुत ही छोटा रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसमें हमको फैन का काम नहीं होता है। और यहाँ पर जो होता है बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं। बड़े बड़े रूम मीन्स की जो कि आपका हॉस्टल का रूम है या फिर आपका जो घर का जो रूम है, उतने बड़े बड़े ये रूम्स होते हैं। तो उसमें हमको पूरे एंटायर रूम की कूलिंग के लिए इवापोरेटर्स के पीछे फैन लगे हुए होते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इनके टेम्परेचर बताता हूँ कि कितने कितने टेम्परेचर पर रूम मेंटेन होते हैं। तो मीट रूम जो मेंटेन होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच पा रहे कितना ज्यादा टेम्परेचर कम है इस रूम में। फिर जो फिश रूम होता है उसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस पे फिश रूम मेंटेन होता है। और वेज रूम जहां पर आपका वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब कुछ आप रखते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो +5 डिग्री मेंटेन होता है। अब हालांकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मेंटेन कैसे किया जाता है, कैसे ये कंप्लीट सिस्टम काम करता है, इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर आने वाला है। अब ये जो दोस्तों होते हैं वो एक्सपांशन वाल्व्स होते हैं, जो कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मेरे से पूछा गया था कि जो रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है उनमें जो एक्सपांशन वाल्व्स जो होते हैं वो कहां पर लोकेटेड होते हैं, रूम के अंदर लोकेटेड होते हैं या फिर रूम के बाहर लोकेटेड होते हैं। तो इसका आंसर है एक्सपांशन वाल्व तीनों रूम के बाहर लोकेटेड होते हैं, ना कि रूम के अंदर लोकेटेड होते हैं। इनके जो एक्सपांशन वाल्व है वो रूम के बाहर लोकेटेड होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आप मुझे चेक करके बताना कि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें एक्सपांशन वाल्व कहां लोकेटेड है और उसमें एक्सपांशन वाल्व कैसा दिखता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपके घर पर है उसका एक्सपांशन वाल्व कैसा दिखता है और कैसा होता है और कहां पर लोकेटेड होता है। ये क्वेश्चन भी मेरे फ्रेंड को पूछा गया था, तो आप इसको देखना जरा। फिर ये ड्राई प्रोविजन रूम, ड्राई प्रोविजन रूम में बेसिकली आपके बिस्किट्स होते हैं या फिर आपके बेसिक राइस होते हैं या फिर कोई दाल है तो वो होती है, मतलब जिनको आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, तो बेसिकली एक रूम होता है ड्राई प्रोविजन स्टोर। अब ड्राई प्रोविजन स्टोर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बाद में अब होता है पेंट रूम। पेंट रूम भी मेन डेक पे ही होता है। अब पेंट रूम में अब ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, बहुत सारे जो पेंट्स रहते हैं शिप पर, जैसे कि आप अगर शिप को पेंट करते हो या फिर कोई मशीनरी को आप पेंट करते हो, जब आपका सर्वे होने वाला होता है तो बेसिकली सब मशीनरी को पेंट किया जाता है, तो उसके लिए यहां से आपको पेंट पिकअप करना। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो कि आप 4th इंजीनियर हो और आप एयर कंप्रेसर को पेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने पेंट कर लिया और बीच में कोई इमरजेंसी आ गई या बीच में कोई काम आ गया तो आपने वो पेंटिंग पूरी नहीं की और आप चले गए, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप कितनी भी इमरजेंसी हो आप उस पेंट को अपने साथ लेके जाके फिर से आपको पेंट रूम में रखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि पेंट जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि फायर के कांटेक्ट में जल्दी आ सकता है। तो अगर आपने पेंट को वहीं पे छोड़ दिया तो वो जल्दी फायर कैच कर सकता है और शिप में आग लग सकती है। तो ये बहुत ही सेफ्टी का काम है कि जहां से आप पेंट लाए हैं उसको जल्दी से जल्दी वहीं पे उस पेंट को रखना, चाहे आपका काम खत्म हुआ नहीं हुआ, इट डज नॉट मैटर। अब हम नेक्स्ट कंपार्टमेंट में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट है आपका जिसमें आपके एसी के कंप्रेसर इवापोरेटर दिए हुए और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भी दिए हुए। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस देखने को मिलेंगे। अब इस स्टेयरकेस से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 1 2, ये जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पैनल है। मतलब आप बोलोगे कि सर रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो यहाँ है, पैनल यहाँ है, क्या ये चीज कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इसका वही सिस्टम होता है कि जो रेफ्रिजरेशन के जो पैनल होते हैं वो इससे सेपरेटेड होते हैं। तो ये उसके पैनल 1 है और पैनल 2 यहाँ पर दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे जो पैनल है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पैनल है। अब इसमें और कौन कौन सी आपको मशीनरी देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा कंप्रेसर एंड कंडेंसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। हाँ, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें जो कि हमारे घर पर है, उसमें सब कुछ
मैं कंप्रेसर बात करूं, मैं कंडेंसर बात करूं, मैं एक्सपेंशन वाल्व बात करूं, मैं इवापोरेटर बात करूं, सभी उसी सिस्टम में दिए हुए। लेकिन शिप पर ऐसा क्यों? सर इवापोरेटर तो अंदर है रूम के, एक्सपेंशन वाल्व रूम के बाहर दिया हुआ है, और कंप्रेसर और कंडेंसर तो अलग ही, बिल्कुल रूम से अलग ही कंपार्टमेंट में दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि बेसिकली यहां से पाइपलाइंस जाती है, और ये हमने ऐसे इसलिए सेपरेट कर रखा है क्योंकि ये कंप्रेसर काफी नॉइस क्रिएट करता है, और कंडेंसर को हम कहाँ यहाँ पर सिस्टम के बीच में लाए, तो ये सब हम एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में रखते हैं जहां पर नॉइस वगैरह अगर हो तो उसी पर्टिकुलर रूम में हो। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एसी रूम का जो है कंडेंसर मिलेगा, ये आपको एसी का कंप्रेसर मिलेगा, और एसी का इवापोरेटर मिलेगा, और इसका एक्सपांशन वाल्व है। तो अब ये चीज भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो एयर कॉन सिस्टम, जो शिप पे एसी कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट नहीं करता, जैसे कि हम लोग के घर पे ऑपरेट करता है वैसा एसी बिल्कुल शिप पर नहीं होता है। शिप पे बिल्कुल अलग टाइप के एसीज होते हैं, तो उसकी भी एक डिटेल क्लास आएगी। लेकिन फिलहाल जानने के लिए इतना सफिशिएंट है कि ये मशीनरीज कहां पर लोकेटेड होती है, और वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो सबसे मेन चीज है इसमें से मैं वो अब आपको बताना चाहता हूं, जो हर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमरजेंसी जनरेटर ऑन शिप। बहुत लोग ये बोल देंगे कि जो लोकेशन होती है इमरजेंसी जनरेटर की वो होती है इंजन रूम के बाहर। तो ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट आपको वही बोलने पड़ेंगे जो सोलास ने दिए, और सोलास का कंप्लीट जो सेंटेंस है वो आप याद रखना, मैं फिर से बोलूंगा। वो सेंटेंस है कि इट शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द मशीनरी स्पेस एंड बिहाइंड द कॉलिजन बल्केट। कॉलिजन बल्केट के बिहाइंड, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं कि वो मशीनरी स्पेस से बाहर है, मतलब इंजन रूम से बाहर है, तो क्या मैं बिल्कुल फॉरवर्ड में लगा सकता हूं ना उसको? आपके स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है। मैं लगा सकता हूं ना उसको बिल्कुल फॉरवर्ड पे, फोरकास्टर टैग पे, वो भी तो इंजन रूम से बाहर है। लेकिन नहीं, तो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट आप याद रखना, बहुत जगह पूछा जाता है। तो ये है बेसिकली आपका कंपार्टमेंट जहां पे इमरजेंसी डीजल जनरेटर होता है। इमरजेंसी डीजल जनरेटर 45 सेकेंड्स में अपना काम करता है जब आपका ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि शिप पर जो मेन जनरेटर्स जो कि है वो फेल हो चुके हैं, वो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? वो करेगा इमरजेंसी डीजल जनरेटर। तो जैसे ही आपका ब्लैकआउट हुआ उसके विद इन 45 सेकेंड्स आपका इमरजेंसी डीजल जनरेटर है वो आपका लोड लेता है, और जितनी भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स है वो आपको यहां से सप्लाई उसको देगा। हालांकि जितनी भी जो मेजॉरिटी ऑफ पंप्स है, मेजॉरिटी ऑफ हैवी मशीनरीज है, वो ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो एसेंशियल है, जैसे कि मैं अगर नेविगेशन लाइट्स की बात कर लूं, या फिर इमरजेंसी लाइट्स भी लगी हुई होती है शिप पर, तो वो उसको जो फीड करेगा वो इमरजेंसी डीजल जनरेटर। अब डीजल जनरेटर है, ऑयल चाहिए मुझे, ऑयल कहां से आएगा? इसके लिए ऑयल का एक सेपरेट उसी रूम के अंदर एक टैंक होता है जिसका नाम होता है हाई स्पीड डीजल ऑयल टैंक। और हाई स्पीड डीजल ऑयल टैंक जो होता है वो मैं आपको बता दूं, हाई स्पीड डीजल ऑयल टैंक का मतलब ये है कि क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ डीजल ऑयल जो आप आपकी कार्स में यूज करते हैं उसको बोलते हैं हाई स्पीड डीजल ऑयल। इन टर्म्स ऑफ मैं अगर शिपिंग इंडस्ट्रीज की बात करूं तो, क्योंकि जो शिप पे जो ऑयल यूज होता है बर्न करने के लिए, जो डीजल ऑयल यूज होता है उसका जो बहुत ही उसकी पुअर क्वालिटी होती है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए इसको हाई स्पीड डीजल ऑयल बोला जाता है। फिर ये उसका कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल पैनल से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल पैनल होता है यहां से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं डीजल जनरेटर को, इमरजेंसी डीजल जनरेटर को, और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से एसेंशियल इक्विपमेंट्स के सर्किट ब्रेकर यहां से ऑन करने हैं। अब दोस्तों ये सब तो बात होगी। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो इमरजेंसी जनरेटर रूम में ही फायर लग गई, तो हाई स्पीड डीजल ऑयल टैंक पड़ा है, तो अब क्या होगा? अब यहां पर क्विक क्लोजिंग वाल्व है या नहीं है? बिल्कुल यहां पर भी क्विक क्लोजिंग वाल्व है, क्योंकि पहले ही डिस्कस किया गया है कि क्विक क्लोजिंग वाल्व हर ऑयल हैंडलिंग टैंक के होता है। तो इस टैंक में यहां पर भी क्विक क्लोजिंग वाल्व लगा हुआ है। अब ये क्विक क्लोजिंग वाल्व ऑपरेट कैसे होगा? तो ये क्विक क्लोजिंग वाल्व न्यूमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो सेपरेट एयर बोतल रहती है, कैबिनेट रहता है, फिर यहाँ से आपके इंजन रूम के जितने भी टैंक्स है, ऑयल हैंडलिंग टैंक्स, उसमें एयर जाती है उसकी क्विक क्लोजिंग वाल्व से, और वहां से वो क्विक क्लोजिंग वाल्व क्लोज होते हैं। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, इमरजेंसी जनरेटर रूम जो होता है उसके जस्ट बाहर में एक केबल होती है, और उस केबल को आपको सिर्फ नीचे की तरफ पुल करना है। जैसे आप उसको नीचे की तरफ पुल करेंगे ऑटोमेटिकली क्विक क्लोजिंग वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन है आपके लिए, अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में
कि कितने टाइप्स के क्विक क्लोजिंग वाल्व होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक बता रहा हूं, एक होता है यहां पर मैंने बताया न्यूमेटिकली ऑपरेटेड क्विक क्लोजिंग वाल्व, और अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कितने टाइप के क्विक क्लोजिंग वाल्व होते हैं। अब इमरजेंसी डीजल जनरेटर के बाद में अब आता है CO2 बोतल रूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब जब सेफ्टी कंसर्न होती है, चाहे आप कैडेट हो या फिर आप MEO की एग्जाम देने जाते हो, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सिस्टम डायग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना होगा कि ये एक ऐसा रूम होता है जहां पे आपकी CO2 बोटल्स होती है, और इसको फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम बोलते हैं। मतलब मान लो कि शिप पे फायर इतनी ज्यादा और इतनी एक्सपेंड वे में लग चुकी है कि उसको आप नॉर्मल पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते हो, तो फिर इसका रोल आता है CO2 बोतल रूम का। नंबर ऑफ बोटल्स रहती है अराउंड 150 to 200 बोटल्स। फिर यहां से ये सब CO2 इंजन रूम के अंदर जाता है और फिर उस फायर को एक्सटिंग्विश करता है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही जानना सफिशिएंट है कि ये रूम कहां पर लोकेटेड होता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में है सिर्फ इतना ही आपको जानने को मिला, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज की क्लास में। इस लेक्चर को आप पूरा पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग पर, नीचे मैंने ब्लॉग की लिंक दे दिया, वहां जाके बिल्कुल इस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लेना, फिर आप ब्लॉग पढ़ लेना, और फिर एक चीज जैसा कि मैं रोज बोलता हूं, मैं अपने ब्लॉग में भी लिखता हूं कि आपको शॉर्ट और कॉम्पैक्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट और कॉम्पैक्ट नोट से क्या होगा कि इस पूरे चैप्टर को आपने एक ही पेज में बना लिया, फिर आप कभी जिंदगी भर भूलने वाले हो नहीं इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक तो करो, लाइक करोगे तो और मोटिवेशन आएगा और ऐसे लेक्चर बनते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलो।